अच्छा, ये सवाल को देखते हैं बेटा। ये ATX में स्टेला एंड मॉरिस के सवाल को देखते हैं। इसमें बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसकी इंशाल्लाह आपको एप्लीकेशन मिलेगी और आई स्ट्रांगली बिलीव आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं व्हाट दिस क्वेश्चन सेज स्टेला एंड मॉरिस। अच्छा, एक दो सवालों के बाद फिर हम एक्सेल पे भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे, बट आई बिलीव स्क्रीन पे थोड़ा समझाना बेहतर है। दैट्स व्हाई मैं इसको स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। वो कह रहे हैं कैलकुलेट स्टेलास इनकम आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर द टैक्स ईयर 22-23 if she does pay 90,000 gross into her personal pension scheme। हमने ना स्टेला की इनकम निकालनी है, लेकिन आफ्टर टैक्स, यानी कि उसमें से इनकम टैक्स लायबिलिटी माइनस करनी है एंड आफ्टर हर पेंशन कंट्रीब्यूशन। और वो कहां तक कंट्रीब्यूट कर रही है? 90,000 ग्रॉस। पढ़ते हैं सवाल। You should assume today's date is 3rd June 2022. Your firm has been asked to provide advice to two unrelated clients, Stella and Morris. फिलहाल हमें स्टेला का काम करना है। Stella requires advice on the tax implication of the making increased contribution to her personal pension scheme. Stella ये पूछना चाह रही है कि जी अगर मैं अपनी पर्सनल पेंशन स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं तो क्या होने वाला है। Morris requires advice regarding the lump sum payment she has received from her pension scheme. बेसिकली अभी तक हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा कि कब पेंशन इनकम मिलती है, रिटायरमेंट की एज क्या होती है, पेंशन फंड्स लेने का तरीका क्या है। स्टेला एंड मॉरिस के बाद इंशाल्लाह अगला टॉपिक हमारा वही होगा, उस पे जाके पेंशन खत्म हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली विल स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट इनकम। और मैंने पहले ही बताया एम्प्लॉयमेंट इनकम के तीन पार्ट्स हैं ATX में, शेयर ऑप्शंस, रिटेंडेंसी पेमेंट एंड बेसिक एम्प्लॉयमेंट। इवन दो बेसिक एम्प्लॉयमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एम्प्लॉयमेंट इनकम, फिर हम अगले टॉपिक्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। स्टेला इज रेजिडेंट डोमिसाइल इन द यूके। बेटा इस चीज की अब से आदत डाल लें, जब भी ऐसा लिखा होगा ना, इज रेजिडेंट, समवन इज रेजिडेंट एंड डोमिसाइल इन द यूके, उसको अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। whoever is resident and domicile in the UK उसे अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना होता है। So इनकी ग्रॉस सैलरी है माशाल्लाह 2,03,000 for the tax year 22-23। क्या बात है। This was substantial increase on her previous year से बहुत ज्यादा इंक्रीज है। Does not have an occupational pension plan, कोई occupational pension plan नहीं, इतनी बड़ी इनकम के बाद तो जरूरत भी नहीं है। Has property income for the portfolio of unfurnished properties totaling 92, माशाल्लाह 92,000 पाउंड की प्रॉपर्टी इनकम भी है। मुझे तो लगता है यूके में स्टेला ही कमा रही है खाली। Has no other sources of taxable income, इसके बाद क्या चाहिए भाई आपको। Wishes to make an increased contribution to her personal pension scheme in the tax year 22-23। जो करंट टैक्स ईयर है 22-23 स्टेला के लिए, इसमें बेसिकली अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाह रही है। Personal pension scheme contribution, Stella has contributed 40,000 gross to her personal pension scheme in each of the tax year 21-22, 20-21. For each of the tax year 21-22, 20-21 and 30,000 19-20 and 18-19. Okay. Unused annual allowance without restriction was available. So previously कभी भी इनका annual allowance पे कोई restriction नहीं आई। विदाउट रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये कि प्रीवियसली इनको पूरा 40,000 का एनुअल अलाउंस अवेलेबल था। हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी की थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा हो और रजिस्टर्ड इनकम 240 से ज्यादा हो तो बेसिकली जो एनुअल अलाउंस 40,000 है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और 40,000 का जो एनुअल अलाउंस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। स्टेला विशेस टू मेक एन इंक्रीज कंट्रीब्यूशन 90,000 ग्रॉस। करंट ईयर में बेसिकली वो ग्रॉस पीपीसी 90 करना चाह रही है। ओके, तो लेट अस ट्राई एक ही चीज, पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, फिर हम बाकी चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा इनकी जो सैलरी थी वो 2,03,000 है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इनकम। स्टेला की एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 2,03,000। स्टेला की प्रॉपर्टी इनकम, स्टेला की प्रॉपर्टी इनकम, स्टेला की प्रॉपर्टी इनकम इज 92,000। लो दसो बेटा, जरा अपने लावे कैलकुलेटर यूज करें और बताएं जरा नेट इनकम कितनी आती है, दोनों को ऐड करना है। 295 साफ नजर आ रहा है।
अब बेटा जरा चेक करना पड़ेगा कि पर्सनल अलाउंस कितना मिलेगा। पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। अब सुन लें, अगर किसी की जिससे नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और किसी की भी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 हो, ANI 1,25,140 हो या उससे ज्यादा हो, तो बेसिकली पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाता है। लेट्स गो फॉर, यहां ले लेते हैं वर्किंग वन। बेटा नेट इनकम है 2,95,000, ग्रॉस पीपीसी करंट ईयर में वो 90,000 करना चाह रही है। ANI एडजस्टेड नेट इनकम जो आ रही है दैट इज 2,05,000, और मैंने पहले भी कहा कि थ्रेशोल्ड इनकम और एडजस्टेड नेट इनकम का फॉर्मेट सेम है। ANI ऑब्वियसली इज फार मोर देन 1,25,140, तो बेटा यहाँ उसको बता देंगे कि जी ANI जो है मोर देन 125,140 है, तो पर्सनल अलाउंस जीरो होगा। ANI is more than 1,25,140, पर्सनल अलाउंस क्या हो गया, जीरो। तो बेटा आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गई 2,95,000। ओके, अगली चीज, जब हम इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर ऑब्वियसली टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये भी चेक करना है कि बेसिक रेट बैंड और हाई रेट बैंड बेसिकली किस अमाउंट से बढ़ेगा। ओके, चेक कर लेते हैं। इनकम टैक्स, बेटा ऐसे देखिएगा वर्किंग टू को ताकि आपको आइडिया हो। बैंड जो इंक्रीज होता है वो होता है लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी विच इज 90,000। यहां से बेटा हम आते हैं हायर ऑफ। हायर ऑफ में बेटा 3600 है जो हमारे बचपन से चले जा रहा है। हायर ऑफ में दो वैल्यूज होती हैं, एक है 3600, सेकंड है टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। रेलेवेंट अर्निंग्स में तीन चीजों का टोटल होता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम और इनकम फ्रॉम फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग्स। इस क्वेश्चन में रेलेवेंट अर्निंग्स में से एक ही अर्निंग्स गिवन है व्हिच इज एम्प्लॉयमेंट इनकम 2,03,000। तो हायर ऑफ की बात करेंगे तो 203 हायर ऑफ है ऑफ कोर्स। अब यहां से जब देखते हैं तो लोअर ऑफ, तो बेसिकली आपका बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड जो बढ़ेगा वो 90,000 से इंक्रीज होगा। इट मींस बेसिक रेट बैंड की अगर बेसिक रेट की अगर बात करें, आपका जो बेसिक रेट बैंड होगा वो बेसिकली 90,000 से बढ़ेगा और हाई रेट बैंड भी किससे बढ़ेगा, 90,000 से। तो एक काम कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, बेसिक रेट कैलकुलेशन दिखा देते हैं ना ताकि मसला ना हो। एक और वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 3। बेसिक रेट बैंड जो कि 37,700, इसमें ऐड कर देंगे 90,000। हाई रेट बैंड 1,50,000 है जिसमें ऐड कर देंगे 90,000। तो बेटा हाई रेट बैंड तो पहुंच जाएगा 240 पे। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 37,700 प्लस 90,000, ये आपका पहुंच गया 1,27,700। तो बेसिकली आपका बेसिक रेट बैंड जो है 1,27,700 पे जा रहा है और हाई रेट बैंड 240 पे जा रहा है, और स्टेला तो बहुत ही ऊपर जा रही है, 295। ये तो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है माशाल्लाह। तो 1,27,700 वर्किंग 3, इस पे लगा दें 20%। तो बेटा 1,27,700 का 20% अगर आप लें, यूज योर कैलकुलेटर, तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग 25,540। अब बेटा याद रखिएगा आपका जो हायर रेट बैंड है वो 240 तक आ चुका है, तो 1,27,700 को 240 में से माइनस करें। 1,27,700 को 240 में से माइनस करें तो आपको मिलेगा 1,12,300। इसका ले लेंगे 40%। अगर हम 1,12,300 का 40% लें तो 44,920 आता है।
दैट्स रियली ग्रेट। आप प्लीज सुन लें, हम 2,40,000 तक के अमाउंट को टैक्स कर चुके हैं आउट ऑफ 2,95,000। तो बेटा 295 में से अगर मैं 240 माइनस कर दूं तो एडिशनल रेट में जो आएगा 55,000 आएगा। रिपीट, हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है ना स्टेला की वो 2,95,000 है। आउट ऑफ दिस 2,95,000 हम ऑलरेडी 2,40,000 पे टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 295 में से अगर हम 240 माइनस कर दें तो हमारे पास 55,000 आएगा। उस 55,000 का आप ले लें बेटा 45%, ये 24,740 आता है। ये आता है 24,740। अब बेटा हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि कोई एनुअल अलाउंस चार्ज का चक्कर तो नहीं, क्योंकि शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट 90,000। और प्लस हमें ये भी देखना पड़ेगा थ्रेशोल्ड इनकम और एएनआई मैंने कहा सेम फॉर्मेट है। थ्रेशोल्ड इनकम ऑफ कोर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि 2 लाख से ज्यादा है। फिर रजिस्टर्ड इनकम देखेंगे, अगर वो 240 से ज्यादा है तो फिर एनुअल अलाउंस की जो 40,000 की लिमिट है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो वो लेट्स सी, क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। सबसे पहले तो आप एक चीज देखें, क्या देखें, इनके एम्प्लॉयर ने तो इनके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। बेसिकली जो थ्रेशोल्ड इनकम है एएनआई आपकी थ्रेशोल्ड इनकम है जो कि 2 लाख से ज्यादा है। आपका जो एनुअल अलाउंस है ना उस वक्त 40,000 की जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है तो वो उस वक्त रिड्यूस होती है, दो कंडीशंस मीट हो। वन इज थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा हो, सेकंड एडजस्टेड इनकम बेसिकली 240 से ज्यादा हो। तो थ्रेशोल्ड इनकम तो 2 लाख से ज्यादा है क्योंकि एडजस्टेड नेट इनकम और थ्रेशोल्ड इनकम का फॉर्मेट सेम है। अब देखिए, अगर मैं वर्किंग फोर आपको दिखाऊं एडजस्टेड इनकम के लिए, एडजस्टेड इनकम की अगर मैं बात करूं तो आप नेट इनकम लेंगे विच इज 2,95,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, इस नेट इनकम के अंदर अब ऐड करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पीपीसी फॉर द एम्प्लॉय। मजे की बात है कि इनमें से कोई भी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, मतलब एम्प्लॉयर ने आपके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया ऑक्यूपेशनल प्लान के अंदर। अगर एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल प्लान में कुछ कंट्रीब्यूट करता तो हम यहाँ पे ऐड करते। फॉर्मेट बताने के लिए आपको खाली बता रहा हूँ, हम इसमें एक्चुअली ऐड करते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान जो कि 0 है, इन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो ऐड करते हैं, सॉरी नॉट माइनस, तो कुछ भी नहीं है, 0 ही। और 0 को माइनस भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, क्या बात, कुछ भी नहीं है। ऐड कर देते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सिर्फ आपको फॉर्मेट बताने के लिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान जो कि 0 है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पर्सनल पेंशन प्लान। अगर एम्प्लॉयर आपके लिए पर्सनल पेंशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी ऐड करते हैं, और एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए पर्सनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको ग्रॉस नहीं करते। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए पीपीसी करता है तो उसको ग्रॉस नहीं करते। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 295 ही आएगा विच इज मोर देन 240, इट इज मोर देन। तो बेटा आपकी थ्रेशोल्ड इनकम 2 लाख से ज्यादा है, आपकी एडजस्टेड इनकम 2,40,000 से ज्यादा है, तो करंट ईयर का जो एनुअल अलाउंस है 40 नहीं होगा बल्कि रिड्यूस होगा। और ये बात भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी के एनुअल अलाउंस की जो 40,000 की लिमिट है वो रिड्यूस होकर 4,000 पे आ सकती है मिनिमम, 0 नहीं हो सकती। पर्सनल अलाउंस तो 0 हो सकता है लेकिन पेंशन का एनुअल अलाउंस 0 नहीं होता। तो देखिएगा बेटा, एनुअल अलाउंस करंट ईयर 22-23 की अगर मैं बात करूं 40,000, इसमें से आप लेस कर देंगे रिडक्शन, बेटा 295 में से हम माइनस करेंगे 240 और इसका लेंगे 50%। तो एनुअल अलाउंस आ जाएगा जो आपको करंट ईयर में मिलेगा।
तो 22-23 में 40 तो नहीं मिलने वाला। 295 में से मैंने 240 माइनस किया, इसका मैंने 50% लिया, 27,500 आता है। ये 27,500 आ रहा है जी, 27,500। 40,000 में से अगर मैं 27,500 माइनस करूं तो आई विल गेट 12,500। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर जो 22-23 है उसमें स्टेला के पास 40,000 की लिमिट नहीं है बल्कि 12,500 की लिमिट है। अब एक और चीज देखनी होती है, करंट ईयर के अलावा प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स के अंदर अगर एनुअल अलाउंस की कोई अनयूज लिमिट है तो वो भी टैक्स ईयर 22-23 में स्टेला को मिलेगी। रिपीट, अपार्ट फ्रॉम द करंट ईयर प्रीवियस 3 टैक्स ईयर में स्टेला के पास अगर कोई भी एनुअल अलाउंस की अनयूज लिमिट है तो वो भी स्टेला को करंट ईयर में मिलेगी। और ये रूल हमें बहुत अच्छे से पता है कि अनयूज एनुअल अलाउंस 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है और FIFO बेसिस पर हम उसको यूज करते हैं। अब बेटा करंट ईयर से अगर मैं 3 साल पीछे जाऊं, करंट ईयर से अगर मैं 3 साल पीछे जाऊं, हमारा जो करंट टैक्स ईयर है क्वेश्चन में वो 22-23 है, इससे अगर हम 3 इयर्स बैक जाएं तो आई विल बी रीचिंग एट 21-22, 20-21, 19-20। तो बेटा आप करंट ईयर से 3 साल पीछे जाएंगे, ठीक है, और चेक करेंगे अनयूज एनुअल अलाउंस कितना है, अगर है तो वो भी आपको मिलेगा। और अनयूज एनुअल अलाउंस की जो लिमिट होती है उसको हम सिर्फ 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको FIFO बेसिस पर हम यूटिलाइज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट, सबसे पहले करंट ईयर का एनुअल अलाउंस यूज किया जाता है और उसके बाद ही हम 3 साल बैक जाते हैं और अनयूज एनुअल अलाउंस को FIFO बेसिस पे यूज करते हैं। तो प्लीज देखिएगा करंट ईयर में बेटा आपको इनको 12,500 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब 3 साल अगर मैं कैरी बैक करूं तो टैक्स ईयर 19-20 बनेगा FIFO बेसिस पे, 20-21 बनेगा और 21-22। आप चेक करते हैं कि प्रीवियसली अनयूज कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं। तो बेटा चेक करते हैं। Stella has contributed 40,000 gross to her personal pension scheme in the tax year based on this। तो बेटा 21-22 में तो स्टेला ने माशाल्लाह सारा ही यूज कर लिया, 21-22 और 20-21 में सब यूज कर चुके हैं। स्टेला स्टेला सॉरी, वापस आ गए सवाल पे। 21-22 और 20-21 में 40,000 पूरा यूज कर चुकी है। 30,000 जो इन्होंने किया है वो 19-20 और 18-19 में किया। 18-19 आपके किसी काम का नहीं, 18-19 इसलिए हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि करंट ईयर से हम सिर्फ 3 साल बैक जा सकते हैं और FIFO बेसिस पे अनयूज लिमिट को यूज करते हैं। जब हम 22-23 से 3 साल पीछे जाएंगे तो तीसरा साल टैक्स ईयर 19-20 पे जाके खत्म हो जाता है। 18-19 का मतलब तो है कि ईयर नंबर 4 आ जाएगा। तो रूल ये कहता है कि करंट ईयर के अलावा आप 3 साल कैरी बैक जाएंगे और FIFO बेसिस पे अनयूज एनुअल अलाउंस को इस्तेमाल करेंगे। तो 18-19 डज नॉट फॉल इन द प्रीवियस 3 टैक्स ईयर if we go 3 years back from the tax year। तो बेटा अब होगा क्या देख लेते हैं। मिल तो यार वर्किंग कहाँ कर रहे थे, तो यहाँ कर रहे, ये रही। तो बेटा 19-20 का जो टैक्स ईयर है उसकी लिमिट 40,000 है और इन्होंने 30 कंट्रीब्यूट किया, तो अनयूज 10,000 बिल्कुल आपको मिलेगा। लेकिन बेटा यहाँ 40 था, इन्होंने माशाल्लाह पूरा 40 यूज कर लिया, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ भी 40 था और इन्होंने पूरा 40 यूज कर लिया, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एनुअल अलाउंस अवेलेबल है वो 22,500 है। एनुअल अलाउंस, जो एनुअल अलाउंस अवेलेबल है वो सिर्फ 22,500 है और ये जो कंट्रीब्यूट करने जा रही है ग्रॉस पीपीसी 90,000। तो बेटा अगर मैं लेस कर दूं यहां से ग्रॉस पीपीसी 90,000 तो बेटा एनुअल अलाउंस चार्ज आ जाएगा।
हमारे पास आ जाएगा एनुअल अलाउंस चार्ज. लेट मी यूज द कैलकुलेटर. 22,500 में से अगर मैं 90,000 माइनस करूं तो मेरे पास एनुअल अलाउंस चार्ज आता है 67,500. दिस इज योर एनुअल अलाउंस चार्ज. ये एनुअल अलाउंस चार्ज आ गया. इस एनुअल अलाउंस चार्ज को बेटा नॉन सेविंग की तरह लिया जाएगा और इस पे आपको नॉन सेविंग वाले टैक्स रेट लगाने पड़ेंगे. एनुअल अलाउंस चार्ज आ रहा है 67,500. इसको आप नॉन सेविंग की तरह लेंगे और इसको आप टैक्स करेंगे नॉन सेविंग का टैक्स रेट लगा के. और ये वर्किंग का नंबर कौन सा है ये तो देखना पड़ेगा. वर्किंग नंबर वर्किंग 4 से हम चल लें क्या? चलें इसको वर्किंग 5 कर लेते हैं. लेट्स से ये वर्किंग 5 थी हमारे पास. डन हो गया. अच्छा एक्सेल पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. एक्सेल पे तो एक ही जगह सारे वर्किंग हर चीज आ जाएगी. वर्किंग 5 एनुअल अलाउंस चार्ज लगेगा जी 67,500. अब प्लीज सुन लें एडिशनल रेट वाला रेट लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हम बेसिक रेट बैंड हाई रेट बैंड इस्तेमाल कर चुके हैं. तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है ये एनुअल अलाउंस चार्ज है. तो बड़ा कैलकुलेटर यूज करें. 67,500 का आपको 45% लेना पड़ेगा जो कि 30,375 आता है. सबको ऐड कर दें तो बेटा इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी. $25540 प्लस 44920 प्लस 24750 प्लस 30375. तो हमारे पास जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 1,25,585. लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बेटा. उसने हमसे पूछा था इनकम आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन. यानी कि स्टेला की जो इनकम है 2,95,000 उसमें से दो चीजें हमने माइनस करनी है. इनकम टैक्स भी माइनस करना और पीपीसी भी माइनस करना. कर देते हैं. इनकम आफ्टर टैक्स एंड को क्या कर दिया सर एंड ही कर दिया. अल्लाह माफ. एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन. तो बेटा स्टेला की जो इनकम थी वो 2,95,000. इसकी जो टोटल इनकम है इसमें से बेटा लेस कर दें इनकम टैक्स. इनकम टैक्स है 1,25,585 और लेस कर देंगे पीपीसी. आप पूरा लिखेंगे जी पीपीसी पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन. बेटा 90,000 का 80% लेंगे. 90,000 का 80% इसलिए लेंगे क्योंकि यार एक्चुअली मुझे इनकम बतानी है आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन. तो यार एक्चुअली जो स्टेला का कैश आउटफ्लो होगा वो 90,000 थोड़ी होगा. 90,000 का 80% होगा क्योंकि 90,000 तो ग्रॉस है. और पीपीसी में ये होता है कि इंडिविजुअल जो भी पे करता है वो 80% एंड 20% एचएमआरसी पे करता है. तो लॉजिकली 90,000 जो है वो बेसिकली आउटफ्लो नहीं है. इसका 80% आउटफ्लो है क्योंकि 90,000 के साथ लिखा हुआ है कि 90,000 ग्रॉस है. अगर एग्जामिनर ये कहता है कि 90,000 नेट है तो पूरा 90 माइनस कर देते हैं. लेकिन इट इज कैटेगोरिकली रिटन कि 90,000 ग्रॉस है तो इसका 80% लेंगे विच इज 72,000. तो बेटा आपके पास इनकम आ जाएगी आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन. आपके पास इनकम आ जाएगी आफ्टर टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन. इनकम आ जाएगी आफ्टर टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन. इनकम आ रही है आपके पास आफ्टर टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन. आफ्टर टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन 2,95,000
-125585 minus 72,000, that is 97,415. 97,415. तो ये आपके पास सारी जी इनकम आफ्टर टैक्स एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ये बिल्कुल हमने फाइनेंस एक्ट 2021 के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है, फाइनेंस एक्ट 2021। और वो बच्चे जो इसे बेसिकली यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बस इतना बताते चलने जी, एज ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 80x में बस 7 पोजीशंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली जो बेसिकली पाकिस्तान में जो टॉप 3 स्टूडेंट है अरसल सुफियान, उसके 80x में हमारे पास 80 मार्क्स थे। He has studied F9, ATX, SBR, AFM from me alhamdulillah। और ATX हमारे पास ऑब्वियसली उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और पर्सनली जो मैं खुद पेपर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स को बताने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई टीच F5, F6, F7, F9, SBR है जी मेरे पास, AFM है जी मेरे पास, ATX है, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना सही है। तो सारे पेपर जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन अवेलेबल है। और ऑनलाइन जब आप इनरोल कराते हैं, मतलब एएफएम की अगर मैं बात करूं, F9 की मैं बात करूं, तो उसमें मेरे पास वर्ल्ड पोजीशन है, वर्ल्ड टॉप है। एसबीआर में ऑलमोस्ट 3 पोजीशंस अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। F7 में पोजीशन है, F5 में पोजीशन होल्डर मौजूद है मेरे पास, F6 में पोजीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाए उन सब में बेसिकली पोजीशन होल्डर्स हैं हमारे पास। जिसका बताने का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है यूट्यूब के में जो बच्चे देख रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली यू विल बी इन सेफ हैंड्स। ठीक है जी, आपको हमारे पास पेपर उर्दू इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, बाकी हम आप हमारा यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाएं, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको फौरन उसका एकदम पता चल जाएगा। और दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप हमारे लेट्स से व्हाट्सएप एएसए के व्हाट्सएप पे अगर आप व्हाट्सएप पे बेसिकली कांटेक्ट करना चाहें हमारे स्कूल में, या आप हमारी एडमिन को व्हाट्सएप करना चाहें, तो इट्स अ वेरी सिंपल नंबर। एक तो कोड आपको पता है हमारे यहाँ +92 है, 0333366214। ये हमारा एएसए का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो फर्दर जी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, वी आर मोर देन वेलकम। So thank you very much watching this lecture. Thanks a lot.